नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और 6 बजे के विशेष शो रण क्षेत्र में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज से दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कई बड़े नेता आज दिल्ली में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी की दिल्ली में एंट्री बीजेपी के लिए सबसे अहम मानी जा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र में सीएम योगी के धुआंधार प्रचार ने चुनाव की बयार को बदल दिया और ऐसे में विपक्ष भी मानो घबराई है, क्योंकि विपक्ष को कहीं ना कहीं मालूम है कि ये बीजेपी के वो नेता हैं जो बोलने से ज्यादा करने में भरोसा रखते हैं। सीएम योगी की दिल्ली में एंट्री ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। विपक्ष के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वे इस आक्रामक रणनीति का जवाब कैसे देंगे। करेंगे आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली का सियासी माहौल इस समय गर्मा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी मैदान में एंट्री ने विपक्ष की नींदें उड़ा दी है। हिंदुत्व और विकास के मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुगतान हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। वहां मां गंगा एक गंदे नाले में बदल करके जाती है। जब भी नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां यमुना की शुद्धता की बात आई, स्वच्छता की बात आई, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते, कोई विकास का कार्य नहीं करना चाहते, किसी विकास की परियोजना का मौके पे जाकर के भौतिक सत्यापन नहीं करना चाहते, जनता को बुनियादी सुविधा मिले, उसका अधिकार प्राप्त हो, ये वे काम नहीं करना चाहते। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना। योगी आदित्यनाथ ने हमेशा स्पष्ट संदेश दिया है कि बटोगे तो कटोगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। गाजियाबाद की रैली में दिए गए इस नारे को उन्होंने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सच कर दिखाया। तो अब दिल्ली में उनका फोकस हिंदुओं को जातिगत राजनीति से बाहर निकालकर एकजुट करने पर है। 14 रैलियों का दमदार प्लान। पहला, विकास। दिल्ली के लिए बीजेपी की विकास योजनाएं और केजरीवाल सरकार की नाकामियां। दूसरा, सनातन धर्म का गौरव। सनातन संस्कृति पर हो रहे हमलों का विरोध और इसके संरक्षण की बात। तीसरा, घुसपैठ का मुद्दा। दिल्ली में बढ़ती अवैध घुसपैठ और इससे होने वाले सुरक्षा खतरे। सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों का मुख्य उद्देश्य विपक्ष के जातिवादी और विभाजनकारी राजनीति को बेनकाब करना है। वे हर मंच से इस बात को उजागर करेंगे कि विपक्ष ने केवल हिंदुओं को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाई है। सीएम योगी ने केजरीवाल से यमुना मैया की दुर्दशा के लिए जवाब भी मांगा। मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। दिल्ली में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में वापसी का सपना देख रही है।
सीएम योगी की लोकप्रियता और आक्रामक शैली इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में कारगर साबित हो सकती है। योगी का फोकस युवा, व्यापारी वर्ग और मध्यम वर्गीय वोटर्स पर है, जो कि दिल्ली चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सीएम योगी की दिल्ली में एंट्री ने इस चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। विपक्ष के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वे इस आक्रामक रणनीति का जवाब कैसे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, आपने मुद्दे को समझा। तो योगी आ गए हैं मैदान में, दिल्ली के मैदान में, और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही है, आम आदमी पार्टी को सीधा चुनौती वहां पर दे दी है। हालांकि दिल्ली की राजनीति की जब बात की जाती है तो आम आदमी पार्टी की पकड़ बेहद ही मजबूत यहां पर मानी जाती है। लेकिन अब चक्कर ये है कि भाई जब अब योगी आ गए हैं तो इसमें बदलाव कितना आएगा, और अगर बीजेपी यहां पर जो अब एक युद्ध लड़ रही है राजनीतिक, तो उसको कितना फायदा कितना नुकसान होगा, और कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी। इसी सब बातों पर, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जो हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे, बीजेपी के होंगे। लीजिए, मैं स्वागत करना चाहूंगा, तन्नू सिंह जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। साथ ही साथ हरगोविंद अरोड़ा जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। विक्रमजीत पासी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अनिल गर्ग जी हमारे साथ, राजनीतिक विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय यहाँ पर निकाला। चलिए, मामला शुरुआत करेंगे। देखिए, मुख्य दो पार्टियां हैं जिनकी टक्कर ज़्यादा कड़ी है। कांग्रेस का भी अहम रोल है, लेकिन पहले जो मुख्य प्रश्न, क्योंकि निशाना साधा गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आम आदमी पार्टी पर, इसीलिए पहला जो मौका है, चलिए आम आदमी पार्टी को मैं दे देता हूं कि भाई उन्होंने कहा जब संगम की बात आती है, डुबकी की बात आती है, तो उन्होंने सीधा बात ये कह दी कि क्या दिल्ली सरकार के मंत्री अरविंद केजरीवाल क्या यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। इससे शुरुआत प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए विक्रमजीत जी, क्या उत्तर होगा आपकी पार्टी का? नमस्कार शिवम जी, आपको भी, मेरे को पैनलिस्ट को भी और दर्शकों को भी। देखिए, योगी जी हैं, यूपी के वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं जी। आवाज आ रही है जी? आ रही है आवाज, अब बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, क्योंकि यूपी के लिए तो कहने को कुछ है नहीं, पर दिल्ली के लोगों पे उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मैं एक कारण बताऊं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों पर असर नहीं पड़ेगा उनके कहने का। 2020 में भी योगी जी ने 12 रैलियां की थी दिल्ली में आके, ऐसे ही बांटने की बातें की थी, लोगों ने असर नहीं किया था। बीजेपी को महज 8 सीटें मिली थी। और उसके बाद अभी हम लोकसभा इलेक्शन यूपी में देख के हटे, 2019 में 62 सीटें थी बीजेपी के पास, जो कम होके 33 सीटें रह गई। तो योगी जी अच्छा लेक्चर देते हैं, लेकिन दिल्ली में तो हमने इन्फ्लेशन भी कम की है। दिल्ली में सबसे कम है इन्फ्लेशन हमारे देश में, यूपी में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में अनएम्प्लॉयमेंट कम है, यूपी में ज्यादा है। मैं ना डिसाइड देख रहा था, 27,000 स्कूल यूपी में बंद करने पड़ गए, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनरोलमेंट कम होने की वजह से। यूपी जी वहां स्कूल तो खोल नहीं पा रहे, जो हैं उनको बंद करते जा रहे हैं। यहां आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो कोई दिल्ली के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं कि आम आदमी पार्टी है जो उनको सहूलतें दे रही है। इनकी ऐसी चिकनी चुपड़ी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में दिल्ली की जनता नहीं आने वाली। ठीक है, नहीं भाई। हाँ विक्रम जी, चलिए, मैंने आपकी दो बातों का जिक्र किया, लेकिन मैंने दो जगह दो चीजें पढ़ी। एक चीज तो मैंने ये पढ़ी कि 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में गया है। इसका कुछ कारण बता देंगे कि अगर आप, ये कैसे हो गया कि आप कह रहे हैं कि भाई चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना पैसे की। और दूसरी बात जो ये है कि अगर तुष्टीकरण की राजनीति का आप आरोप लगाते हैं कि भाई चलिए वो एक विशेष समुदाय को लेकर वो एक तरीके से टिप्पणी अगर कर रहे हैं, हिंदुओं को चिताने की बात कर रहे हैं, तो फिर इस बार जो बदलाव आम आदमी पार्टी में देखने को मिला है, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से, देखिए हनुमान मंदिर जाए वो तो हम स्वागत करते हैं, सनातनी बिल्कुल होना है, लेकिन जब 18-18 हज़ार रुपये की सैलरी की बात, अगर तनख्वाह की बात आती है पंडितों के लिए, चाहे पुजारियों के लिए या फिर ग्रंथियों के लिए, ये पहले तो नहीं था। ये बदलाव भी तो आया है। अब फिर बीजेपी ना कह दे कि भाई आप तो वही कर रहे हैं जो जिसके लिए आप विरोध करते थे। ये बदलाव कैसे?
हमने कभी भी पुजारियों और ग्रंथियों का विरोध नहीं किया। मौलवियों को हमने जो उनका सम्मान था उसमें बढ़ोतरी भी की। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब पुजारी और ग्रंथियों के परिवार इस महंगाई के जमाने में उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, तो हमने उनके लिए राहत देने का कार्य किया। बीजेपी ने तो आपको याद होगा 2023 में मनोहर लाल खट्टर जी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मौलवियों को तो 16,000 की बात की थी, लेकिन पुजारी ग्रंथी बुला दिए थे। हम कहते हैं हमारी तो एक ही सोच है कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना ईसाई बुरा है। चंद नेताओं के दिमाग, पहली तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात, आपने बजट की बात की, तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सत्ता में आई तो महज 24,000 करोड़ का बजट था, जो अब 76,000 करोड़ से भी ज्यादा, शायद 78,000 करोड़ के बीच पहुंचा। और इस बार भी जो बजट था ना जी, वो 3,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस था। और कितनी राहतें दिल्ली सरकार ने दी हैं, ये देखने की बात है। हमने 200 यूनिट फ्री करी, सभी वर्गों को मिल रही है, मध्यम वर्ग को, लोअर वर्ग को। और उसके बाद जो 200 यूनिट है, जो रेजिडेंशियल कंजम्पशन है, उसमें 200 यूनिट में 50% की हमने डिस्काउंट दिया, सब्सिडी दी। अगर दिल्ली के अंदर 400 यूनिट का बिल 800 रुपया है, तो गुजरात में 4500 रुपया है। यूपी में ये चीज नहीं है। बीजेपी की किसी भी स्टेट में फ्री बिजली नहीं है। दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली दी, यूपी में कट लगते हैं 8-8, 10-10 घंटे के। ठीक है, चलिए जवाब आपके प्रश्नों का जवाब यहाँ पर हरगोविंद जी से भी ले लेते हैं। लेकिन वो ये हरगोविंद जी वो कह रहे हैं कि भाई योगी जो थे उनके अपने लोकसभा चुनाव में उन्होंने क्या कर लिया, उत्तर प्रदेश की बात की जाती है, हरियाणा लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या इग्नोर कर दिया है, उसके रिकॉर्ड को शायद आम आदमी पार्टी यहाँ पर कंसिडर नहीं कर पा रही है। और जो उनकी तमाम उनकी तरफ से बातें पहले कही गई थी, हरगोविंद जी आपका ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या होगा? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहले तो इन्हें पता ही होगा, अभी कुछ माह पहले ही जो हुए उसमें आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रही। चाहे हम हरियाणा देख लें, जहां भी ये जोर जोर से जो ढोल पीट रहे थे। और जहां तक योगी जी का प्रश्न है ना, ये करिश्माई नेतृत्व है उनका। हम 71 विधानसभा की 71 ये नोट कर लो आप। और अभी तो चुनाव की गर्मी शुरू हुई है, प्रचार तो अभी रफ्तार पकड़ेगा। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। और जहां तक बार बार आम आदमी ये मुफ्त बिजली की जो बात कर रही है ना, शिवम जी आप के माध्यम से, और आप भी इसमें मेरी बात से सहमत होंगे कि जब शीला जी की दिल्ली में सरकार थी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती थी, जिसकी सब्सिडी सरकार देती थी। ठीक है, उस समय तो आम आदमी पार्टी। चलिए ये आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जेपी नड्डा जी इस वक्त लाइव कुछ कह रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर, पहले वो भी सुन लेते हैं, फिर गोविंद जी आप पे आते हैं। 1 मिनट। पानी दूंगा, बताओ साफ पानी आता है क्या? पहले तो ये बताओ पानी आता भी है क्या, और आता है तो साफ आता है क्या? मित्रों, जल बोर्ड में 28,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 28,000 करोड़ रुपए का, और ऑडिट भी नहीं कराया। यानी चोरी तो की, सीना चोरी भी की, और टैंक माफियाओं को, टैंकरों के माफियाओं के हाथ पर दिल्ली की जनता को छोड़ दिया। ये हम सबको देखने को मिला है। यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं, बतौर स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने बहुत बड़ा हल्ला डाला, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, 65,000 करोड़ रुपए का जाली टेस्ट का घोटाला कर डाला, जाली टेस्ट का। बोलो, गरीब आदमियों के पेट पर लात मारी कि नहीं मारी? उनके हक को छीनने का प्रयास किया कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया 300 करोड़ रुपए का। छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं, छोटा मोटा घोटाला करता ही नहीं। 300 करोड़ रुपए का दवाई घोटाला, नकली दवाई गरीबों को खिलाई। ठीक। चलिए हरगोविंद जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। जेपी नड्डा जी अपनी बात को यहां पर कह रहे थे, आपका रिस्पांस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाकी गेस्ट पर आते हैं। देखिए, स्वर्गीय शीला जी का जब दिल्ली में मुख्यमंत्री
के तौर पे कार्यकाल था, तब 200 यूनिट सब्सिडी बिजली के बिल पर दी जाती थी। और उस समय अरविंद जी रामलीला मैदान से क्या बोलते थे कि कंपनियां लूट रही हैं, इन पर नकेल डालनी है। और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत था कि बिजली कंपनियां लूट रही हैं, इन पे नकेल डालनी है। कमोवेश आज परिस्थिति वही है, बिजली कंपनियों की भरपाई पूरी की जा रही है, लेकिन सरकारी खजाने से उनके दाम पर कहीं कोई नकेल नहीं डाली गई। और जहां तक ये बार बार ये फ्री की बिजली और पानी की बात करते हैं और ये स्कूल और शिक्षा की जो बात करते हैं, उस पर ना मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक वृद्ध माता जी अपने सेवक को बाजार में भेजती हैं कि बेटा 1 किलो टमाटर ला दो। वो 110 टमाटर ला देते हैं और क्या कहते हैं, माता जी देखो धनिया मिर्च मैं साथ में फ्री ले आया। वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। टमाटर का भाव तो 30 रुपए किलो था, बाकी 80 का उन्होंने घोटाला किया और धनिया मिर्च साथ में फ्री ला कर दे दिया। और जहां तक बार बार ये अन्य विषयों पर बात करते हैं कि केंद्र की सरकार और उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने देते, ये तो वो इसलिए इनकी सरकार तो ये भी हमसे वायदा कर आई थी ना कि दिल्ली में जाम की समस्या को हल करेंगे। नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, जाम में बीत गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। दिल्ली के हर नागरिक की जीवन की शाम के कुछ घंटे उस जाम में बीत जाते हैं। और दूसरा, जाम के नाम पर जो इनके मधुशाला के घोटाले रहे, तो दिल्ली का जाम ये वाला भी और जाम वो वाला भी, दोनों तो दिल्ली की जनता को पड़ते हैं। चलिए, उससे इन्हें बिल्कुल जाम से लेकर ट्रैफिक जाम तक और सड़कों के जाम तक तमाम चीजें आपने। तनु जी आपसे भी मैं ये सवाल पूछूं कि भाई अब एक समय आपका था, कांग्रेस का था, कांग्रेस के मतलब शासनकाल की बहुत तारीफ भी की जाती है कि काफ़ी कुछ किया है दिल्ली के लिए। अब नोएडा की सड़कों का कंपैरिजन तब दिल्ली की सड़कों से होता था, दिल्ली की सड़कें अलग। आज की कंपैरिजन की बात की जाए तो उल्टा सा ये कंपैरिजन हो रहा है कि भाई वहाँ की सड़कें कैसी, यहाँ की सड़कें कैसी, वहाँ का जाम कैसा, यहाँ का जाम कैसा। कांग्रेस को क्या लगता है कि भाई कौन जिम्मेदार है, और दिल्ली की स्थिति के बारे में आपका क्या स्टैंड है कि भाई आपका आना ना आना वो एक अलग प्रश्न है, वो जनता के लिए, लेकिन ये क्या फ्रीबीज की पॉलिटिक्स कह लीजिए और साथ ही साथ इसको तुष्टीकरण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपका क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, पहले तो आपको, पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए 15 साल की जो दिल्ली थी, जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, उस दिल्ली को आज सब जानते हैं। और आज भी अगर आप किसी आम इंसान के आगे माइक लगाकर बोलते हैं तो वो कहता है कि शीला दीक्षित जी का नाम लेता है। तो ये कांग्रेस के लिए गर्व की बात है। देखिए, दिल्ली वो जमीन है, वो फर्टाइल जमीन है जिसे हमने सींचा है, हमने आगे बढ़ाया है। तो हम उस जमीन के लिए लड़ रहे हैं आज भी। तो हमारा होना उतना ही, हम उतने कंपटीशन में है जितना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये त्रिकोणीय मुकाबला है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अपने काम ना कर करके यूपी की बातें बता रही है। बीजेपी वाले तो इधर उधर की बातें करें, तो बीजेपी वालों से तो सिर्फ इतना ही सवाल है कि आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं, आप बताइए कार्रवाई क्यों बेटा। एलजी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर, केंद्र की सरकार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली के अंदर। आप देखिए कि दोनों सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे उसमें भटक जाते हैं। मैं आपको कुछ सीएजी की कुछ रिपोर्ट्स बताना चाहती हूँ। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 10 साल में 3 अस्पताल बनाने में भी केजरीवाल जी सक्षम नहीं हुए, और वो भी एक अस्पताल जो था मात्र वो कांग्रेस कार्यकाल में था। तो मुझे लगता है कि 3 अस्पताल जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में नहीं बना पाया, उसे सीएम नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात कि आतिशी जी के नाम पर तो वोट ही नहीं मांगा, तो सीएम कैसे बना दिया। अब जो जनता के जो समर्थन दिया था जनता ने केजरीवाल जी को, वो अपनी कुर्सी खुद नहीं रख पा रहे, जनता का मान नहीं रख पा रहे, तो उनको तो रहने, मुख्यमंत्री बनने का कोई मतलब नहीं है। सीएम आतिशी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, वो भी नहीं लड़ रही। लेकिन 2007 से 2015 के बीच 15 प्लांट दिल्ली सरकार ने एक्वायर किए थे, लेकिन उन पर अब तक काम शुरू नहीं हो पाया। 2016 से 17 और 2021 से 22 तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जितने पैसे केंद्र सरकार ने दिए थे, उसमें से ये सिर्फ 2623 करोड़ रुपए खर्च कर पाया और वो लैप्स हो गया। तो मुझे लगता है कि ये केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने अगर काम किए होते तो एक काम गिनवा रहे होते, केजरीवाल जी को मोदी जी की तरह, भारतीय जनता पार्टी की तरह धर्म की राजनीति नहीं करनी पड़ती, रामायण का जिक्र नहीं करना पड़ता। अब दूसरी बात आ जाती है भारतीय जनता पार्टी पर। अब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि दिल्ली के अंदर कुछ होने वाला नहीं है। 26 साल से वो इस रेस से बाहर है, इसलिए उन्होंने योगी जी को बुलाया कि चलिए धर्म के नाम पर इसे कुछ कर लेते हैं। अब योगी जी महाकुंभ गए, महाकुंभ जाना अच्छी बात थी, चले जाते हैं। कैबिनेट की मीटिंग की उन्होंने वहां पर। अब कैबिनेट की मीटिंग करने के तुरंत बाद वो दिल्ली आ गए। तो ये राजनीति तो क्या है, चलिए दिल्ली में रहकर आप राजनीति कर सकते, इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई कर लेगा, लेकिन ये वहां महाकुंभ में ना आकर दिल्ली आकर राजनीति करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर दोनों सरकार जो है फेल है। एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहेगा, जनता के काम होंगे नहीं। इसलिए मुझे लग रहा है जो शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी वो जनता आज देख रही है। इसलिए कांग्रेस
पूरी कंपटीशन में हमें लगता है कि काफी नुकसान होने वाला है इस बार। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तनु जी, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रिश्ते की बात कही जाए, हरगोविंद जी आपको भी ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं, बिल्कुल आपकी भी, लेकिन इनका एक रिस्पांस मैं ये कहूँगा कि भाई जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते की बात कही जाती है, पहले तो बहुत अच्छा था, इंडी गठबंधन था, एक साथ आ गए, लेकिन फिर वो बदलाव कैसे हुआ? अजय माकन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ या फिर पवन खेड़ा के जो हालिया डिस्क्लोजर के बारे में हुआ कि भाई ये देखिए कैसे यहाँ पर अभी भी जो शराब घोटाले से पैसे से कमाई हुई है? कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ भी नहीं आ पा रही है। पहले तो पूरा अंदेशा था कि साथ में आएंगे, साथ आ भी ना पाए, ना हरियाणा में आ पाए, ना दिल्ली में आ पाए, और अब पहले तो वार पलटवार भी इतने जोर तरीके से नहीं होते थे। अब क्या ये क्लियर हो चुका है कि साथ नहीं आने वाले हैं? अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फ्यूचर में कोई गठबंधन की बात नहीं, फिर लोकसभा में अगर आप एक साथ आ गए कल को, तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। देखिए, मुझे नहीं लगता कि दोबारा गठबंधन पॉसिबल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, ये बीजेपी वाले नहीं कर रहे, इनको पता है 2 बैसाखियों से सरकार चल रही है इनकी, इनका भी इंडिया अलायंस है। अगर इंडिया अलायंस था तो इंडिया अलायंस है, नीतीश जी कहाँ जा रहे हैं इनको पता होना चाहिए। मुस्कुराते बहुत है, शायरी भी अच्छी कर लेते हैं और कोटेशन भी बहुत बताते हैं, लेकिन मुद्दे पर बात नहीं करते ये बीजेपी वाले। तो मैं आपको बता देती हूँ, नहीं मुस्कुराइए, सब मुस्कुराए, सब शायरी करें, कोई बात नहीं, ठीक है, आप भी मुस्कुराइए, ऐसा कुछ नहीं है। तनु जी, मैं तो आपके प्रवक्ता को भी कहता हूं मुस्कुराएं, लेकिन सभी को मौका देंगे। हरगोविंद जी आप पर आऊंगा, लेकिन अनिल गर्ग जी को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। अनिल गर्ग जी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन हमने ले लिया है, लेकिन महत्वपूर्ण है ये विश्लेषण होना चाहिए कि किसकी बात को माना जाए, आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की, या फिर कांग्रेस की बात को माना जाए। और अंत में अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार भी दिया गया है, तो बीजेपी को बढ़त मिलेगी, तो बढ़त कितनी मिलेगी? एक फ्री की राजनीति, फ्री कह लीजिए, फ्री बीज कह लीजिए, या फिर देखिए लोगों के आम आदमी तक अगर सुविधाएं पहुंच रही तो उसमें कुछ गलत तो नहीं किया जा सकता है। तो कहेंगे भाई मंत्रियों को भी क्यों फ्री में मिल रहा है? इन सभी तमाम चीज़ों का ये जो खिचड़ी सी एक पक गई है, उसमें विश्लेषण करना एक थोड़ा आसान तो नहीं होगा, लेकिन आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कितना आसान कितना मुश्किल ये दिल्ली का चुनाव? शिवम जी, दिल्ली का चुनाव और प्रदेशों के चुनाव से थोड़ा डिफरेंट है। पहली बात तो ये जी, देखिए 2013 में जब आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई तो लोगों ने कहा था कि एक अल्टरनेटिव राजनीति देंगे ये, यानी एक अलग किस्म की राजनीति करेंगे। और क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, इसलिए लोगों को अटूट विश्वास था कि ये केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, क्योंकि अन्ना आंदोलन से आए हुए नेता है और जन नेता बाद में बने हैं, उससे पहले कार्यकर्ता रहे थे, इसलिए ये जो कह रहे हैं इसकी बात पर भरोसा ना करने की कोई बात नहीं। इसलिए जब चुनाव हुआ 2015 में जो इनको बहुमत मिला, वो बहुमत ऐसा था जो उससे पहले किसी पार्टी को किसी प्रदेश में या केंद्रीय चुनाव, लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को कभी भी नहीं मिला। उन्होंने राजीव गांधी के जो विनिंग परसेंटेज था 1984 का, वो भी तोड़ दिया। लोगों को लग रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि जो नेता है वो आम व्यक्ति बन के रहेगा, आम कार्यकर्ता बन के रहेगा और हमारे साथ ही रहेगा, ऐसा ही होगा। लेकिन पिछले 10 साल में लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इनकी कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि साफ दिख रहा है। तो जैसे बिजली कंपनी की बात मैं भी सुन रहा था, सभी पार्टियों ने बिजली कंपनियों की बात की। मुझे याद है रामलीला मैदान से अरविंद जी ये कहते थे कि बिजली कंपनियां लूट रही हैं दिल्ली की जनता को, हम इनका ऑडिट कराएंगे और रेट कम कराएंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? रेट तो नहीं कम कराया, उन्होंने सब्सिडी देनी शुरू कर दी कि जनता को बोल दिया कि आपको तो पैसे कम मिल रहे हैं ना, कम लग रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार भर रही है बिजली कंपनियों का घर। तो ये तो वादा नहीं हुआ था कि बिजली कंपनियों का घर दिल्ली सरकार भरेगी। बात तो ये थी कि दिल्ली की को लूटे भी ना और बिजली कंपनियों को अनाप शनाप करने का मौका भी ना मिले, तो वो तो नहीं हुआ। जलघोड़ी भी घाटे में चला गया, जमुना भी साफ नहीं हुई। अब मैं सुन रहा था अरविंद जी ने फिर दोबारा बोला कि मैं वादा किया था, नहीं मैं पूरा कर पाया, मुझे और 5 साल चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता को समझ में आ गया, 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद और 12 साल तक लगातार सत्ता भोगने के बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा नहीं कर पा रहे, तो अब उनको शक हो गया कि अब ये वादा कभी पूरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे वादा ले लेके सरकार ने जो 15 साल का राज किया, तो कम से कम भ्रष्टाचार जितना मर्जी किया हो, लेकिन दिल्ली का विकास तो कर रही थी। यानी कंपेरेटिवली में जब उनको लग रहा था कि वही ये भ्रष्टाचारी है, इसको हटाना है, अब उनको वही भारी है कि चलो इससे तो बेटर थी, कम से कम दिल्ली का विकास तो था।
अब रही भाजपा की बात, देखिए इसमें कोई शक नहीं, मननलाल खुराना जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार को बहुत बेहतरीन नेतृत्व मिला था भाजपा सरकार द्वारा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको सीधा लेके चलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लाइव सुनाते हैं। श्रद्धालु प्रयागराज में मां गंगा या मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान के पुण्य के भागीदार बने हैं। अगले 35 दिनों तक महाकुंभ का आयोजन होगा और इन 35 दिनों यानी 45 दिनों के महाकुंभ के इस आयोजन में बहनों और भाइयों 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आकर के 144 वर्ष की महाकुंभ के सदी के इस आयोजन में भागीदार बनकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश से करके जाएगा। आज जो एक चमत्कार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इस चमत्कार के शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की विरासत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज मैं आप सब दिल्ली वासियों से यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आज दोपहर के बाद से दिल्ली के अंदर कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की दृष्टि से आया हूं, लेकिन मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, जिस दिल्ली का इतिहास 5000 वर्षों से अधिक समय का है, जो दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उस दिल्ली को यहां पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। मैं देख करके भौचक था। मैं गाजियाबाद से बाई रोड दिल्ली में प्रवेश किया और बहनों और भाइयों, जैसे दिल्ली में प्रवेश किया, हाईवे को छोड़ करके साइड के मार्गों पर जैसे जाने का हुआ, मेरा वास्ता गड्ढों से पड़ा, सड़कों पर बहते हुए सीवर से पड़ा, गंदगी के ढेर से हुआ, बदबूदार सड़कों से हुआ और तंगहाल गलियों के साथ सामना करते करते मुझे जनकपुरी तक आने पे इतना समय हो पाया। अन्यथा बहनों और भाइयों, मैं 1 घंटे पहले ही आपके बीच में यहां पर पहुंच चुका होता। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया है। ये पता लगाना, जो दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली सड़कें, उनके बारे में अंदाजा लगाना कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहनों और भाइयों, दूसरी स्थिति गंदगी की है। जहां देखो गंदगी का ढेर लगा हुआ है, सड़कों पर सीवर बह रहा है। और तुलना अरविंद केजरीवाल से उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, दंगा मुक्त राज्य है, एक सुरक्षित राज्य है,
सुविधा संपन्न राज्य हो चुका है। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल चुका है। आज वह नए भारत की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए से मिशन मान करके तेजी के साथ विकास की नई प्रतिमान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे अच्छे एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, रेलवे का नेटवर्क है। चलिए, फिर यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि सबसे अच्छी सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं। चलिए अपने पैनलिस्ट के पास वापस चलते हैं। अनिल गर्ग जी अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर विक्रमजीत जी आपके पास आते हैं फटाफट। तो मैं आपको ये कह रहा था हाँ, कि जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा देश में बहुमत दिया दिल्ली की जनता ने, पिछले 12 साल में वो उन पे खरी नहीं उतर पाई। और ये बात कोई जनता नहीं कह रही, और ये ऐसा नहीं कि उनकी विरोधी पार्टियां कह रही हैं। खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मैंने आपको वादा किया था जमुना फ्री करने का, अच्छी सड़कें बनाने का, ये सब मैं वादा पूरा नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दीजिए। तो अब ये काट की आंधी कितनी बार चढ़ेगी? 3 बार तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसमें मुझे संशय है। इसका जवाब देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी को एक बार मौका देके विक्रमजीत जी इसका जवाब क्या है, जो कि बात अनिल गर्ग जी ने सामने रखी है। अब कितनी बार मौका दिया जाए, स्वच्छता की बात की जाए, यमुना की सफाई की बात की जाए, या फिर दिल्ली के उत्थान की? ठीक है, फ्रीबीज आप दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, उसमें कोई नुकसान नहीं, जनता तो पसंद करती है, लेकिन उसके परे क्या, उसके अलग क्या? देखिए, ऐसा है शिवम भाई कि आम आदमी पार्टी ने 90% गारंटियां पूरी कर दी हैं, और जिसमें कोई कमी रह गया, हम इनकी तरह भागते नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह। 2 करोड़ नौकरियों का जुमला कह के 12 करोड़ नौकरियां छीन ली, 15 लाख का जुमला खुद मान लिया था हमने। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि 22,711 नए क्लासरूम दिए दिल्ली के लोगों को स्कूलों में, 27,000 स्कूल बंद नहीं किए यूपी की तरह। हमने तो वाईफाई कंप्यूटर दिए, 4 लाख सीसीटीवी कैमरा दिए, मेट्रो एक्सपेंशन दी, रोड नेटवर्क दिया। ठीक है। आज की डेट में अगर पानी की बात करते हो ना, 27,20,000 कनेक्शन है दिल्ली में पानी के। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो 1,26,000 थे। और दूसरी बात, अभी आप नड्डा जी को सुना रहे थे, कितना बड़ा झूठ, ये बहुत झूठी पार्टी ना कुछ भी झूठ बोल देती है। मैं अभी आंकड़ा देख रहा था, दवाइयों की खरीद हुई 164 करोड़ की, और ये कह रहे 300 करोड़ का घोटाला हो गया। क्या बात है! मतलब जो नड्डा साहब पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बता रहे थे, 164 करोड़ की खरीद में 300 करोड़ का घोटाला। 1368 करोड़ पर एनम जो खर्चा आता है आम आदमी क्लिनिक का, 30,000 करोड़ का घोटाला। मतलब 10 रुपए में से 1,000। और फिर उनके अधिवक्ता क्या कहेंगे, मेरे माननीय अरविंद जी की कह रहे थे, एक नगर था, एक राजा था, एक वृद्धा थी, एक बंदा भेजा। झूठी कहानियां, अनगर्ल कहानियां, इनके पास और कुछ नहीं। अब एक चीज बताता हूं, जो ये सोच रहे हैं कि योगी जी आ गए, मोदी जी आ गए, तो मैं इनको बता दूं कि जो बीजेपी वाले हैं ना, इलेक्शन के दिनों में इनके दिलों में आग, लोगों पे ये गुलाब रखते हैं। अच्छा। वोटों में लोगों पे गुलाब रखते हैं, अपने चेहरे पे बीजेपी वाले दोहरी नकाब रखते हैं। आम आदमी पार्टी है, चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घरों में कहीं आफताब रखते हैं। तो मैं अनिल गर्ग जी को भी बता दूं कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। अब मैं एक चीज और बताता हूं, जल्दी से ये बात करते हैं, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की, आप कह रहे हो कि हरियाणा को ये भूल गए। जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट मुकाबले में है, वहां भारतीय जनता पार्टी को कंपेयर कर रहे हो। आम आदमी पार्टी ने 2 बार दिल्ली में, पहले भी इनके पैर नहीं लगने दिए भारतीय जनता पार्टी के। इस बार जरूर कांग्रेस कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की, लेकिन इस बार भी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को ला रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कहती है करती है। इनकी तरह सिर्फ और सिर्फ झूठे। अब एक चीज बताइए, ये तो कह रहे थे 50 रुपए पेट्रोल कर देंगे, हुआ। 40 रुपए डीजल कहते थे, हुआ। 250 का सिलेंडर कहते थे, हुआ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहते थे, हुई। सोच स्मार्ट सिटी कहते थे, हुए। ये क्या बात करते हैं, नमामि गंगे के नाम पे 30,000 करोड़। मतलब क्या है जी कि ये तो गुनाह भी करते हैं, कबूल। और दूसरी बात एक चीज बताता हूं, ठीक है, चलिए हरगोविंद जी का भी, इतने भ्रष्टाचारी शरण स्थली बुनी हुई है भारतीय जनता पार्टी।
शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कितने इलेक्शन लड़ लिए। ठीक है, चलिए ये लंबा हो जाएगा, नहीं आपको मैंने मौका दिया। चलिए हरगोविंद जी का भी जवाब यहाँ पर, इतने आरोप नहीं, ठीक है चलिए, घोटाले का आरोप तो आपकी पार्टी पर भी, लेकिन हरगोविंद जी आप देखिए, भ्रष्टाचार पर और घोटालों पर तो बोलने का नैतिक अधिकार कांग्रेस और आम आदमी दोनों मौसेरे भाइयों को नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाकर घोटालों को लेकर ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर आई और कांग्रेस ही तश्तरी में समर्थन लेके इनके पास गई। जुम्मा चंद महीने पहले तो ये साथी थे, दोनों गलबैया डाल के इकट्ठे चुनाव लड़ रहे थे। आज किस मुंह से एक दूसरे पर ये और कहां ये देश को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तो वही वाली बात हुई। और कौन से पानी की आप बात कर रहे हो जो आप दे रहे हो? गटर का पानी। आपने दिल्ली को क्या दिया? शीश महल, घोटाले, शराब घोटाले, गटर का पानी। और सबसे बड़ी बात, आप जो बार बार कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, आप बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या वो सजायाफ्ता आदमी जिसको कि न्यायालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से फर्क ही नहीं पता जी, सजायाफ्ता का मतलब ही नहीं पता। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, आप सुनने का धैर्य रखिए। मैंने भाई साहब आपको बीच में नहीं टोका, आप सुनने का धैर्य रखिए। न्यायालय ने आपके सर्वोच्च नेता को मुख्यमंत्री कार्यालय में जाने पर प्रतिबंध किया हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे? और आतिशीबाजी तो दिल्ली के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो क्या देंगे आप दिल्ली को? और किन घोटालों की बात कर रहे हैं आप? यही कांग्रेस के घोटाले, और यही कांग्रेस के साथ मिलकर आप लोकसभा का लड़ते हैं चुनाव। और कांग्रेस जो बार बार एक बात बोलती है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस है ही कहां पर? ना दिल्ली नगर निगम में, ना दिल्ली की विधानसभा में, ना लोकसभा में, ना छात्र संघ में। तो कांग्रेस किस मुंह से कौन सी टक्कर दे रही है और कहां सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है? तनु जी भी आप सुन रही हैं। चलिए तनु जी को एक आखिरी मौका दे देते हैं। तनु जी आपका लास्ट कमेंट आपसे क्लोज करेंगे, क्योंकि वो कह रहे कहां पे कांग्रेस, किधर कांग्रेस? देखिए योगी जी आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, तो धर्म की बात तो होगी। देखिए पहले जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे थे, वो अब राजनीति में धर्म को लेकर के आ गए हैं। और केजरीवाल जी के तो एक लाइन है, ना शंका है ना सवाल है, जो पलट गया वो केजरीवाल है। तो केजरीवाल जी किसको फायदा पहुंचा रहे सबको पता है। कांग्रेस को फायदा पहुंचाने नहीं बैठी यहाँ पर, कांग्रेस तो पीएम की रेस में दौड़ रही है। और पानी की जो दिल्ली के अंदर, पूछिए हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, कितने टैंकर बाहर लगे, कितने टैंकर जाते हैं वहां पर, कितने लोगों के घरों के बाहर ट्रांसफर। तो पानी की बात तो ये नहीं करे तो अच्छा होगा हरियाणा के अंदर। और रही बात तो अमित शाह जी की भी बात इनको याद होगी, ये कहते हैं कि कभी गठबंधन कर लेते हैं कभी तोड़ देते हैं। तो अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है अलायंस में, लेकिन आज साहब खड़े हैं से सरकार बनाकर। तो पहले अपने गिरबान में छाप लीजिएगा, फिर दूसरे पर बोलने आइएगा। और आर्थिक स्थिति की जो बात कर रहे हैं, आप अपना कार्यक्रम बताइए। 5 किलो राशन बढ़ रहे हैं, तो चुनाव के में अपनी योजना बताइए। आप दिल्ली के चुनाव के विषय में अपना कार्यक्रम बताइए। हाँ ठीक, चलिए ये अंतहीन है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल देखिए मेरा प्रयास था सभी को बराबर का मौका दिया जाए और बहस कम और लोगों को समझ में ज़्यादा आया। तनु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के अपनी पार्टी का पक्ष रखा। विक्रम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। अनिल गर्ग जी आपका भी धन्यवाद। विक्रम जी आपको धन्यवाद कर रहा हूँ। हरगोविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष भी रखा है और जनता को समझाने का प्रयास किया। हम तो कहते हैं कि हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का जब मौका मिलता है, जनता उसको सुनती है, वो एनालाइज करती है, फिर वो जाके जब वोट डालती है तो उसको पता लगता है कि मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है, सोच समझ के ये सरकार चुनी है। फिर बाद में मत कह सकते हैं कि भाई अब हमने जो सरकार चुन ली वो गलत है, सही, क्योंकि आपको हमारा जो दायित्व था मीडिया का, हमने अपना दायित्व निभा के खबर दिखाई, डिस्कशन सुनाया और उसके बाद आपने जब वोट डाला तो इन सभी का एनालिसिस करके ही डाला है। और फिर आएंगे, कल फिर मिलेंगे 6 बजे और 6 बजे के रण क्षेत्र में फिर होगी किसी और मुद्दे पर चर्चा। तब तक के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।